चलो देखो आगे, इंडिपेंडेंट इवेंट। सुनो, बंद करो बात। इंडिपेंडेंट इवेंट बताएंगे, कल बताएंगे। अभी तब जिसको बता के हम क्या बना के लाए हैं उसको बताते। किताब ले जाओगे? अच्छा, किताब तो हमारे पास रखी है ना। हाँ, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स चौथा नंबर, सातवां नंबर बोल रहे थे ना। फिर देखेंगे क्या है। देखो सुन लो, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है। यदि मान लो एक आपके पास एक सिक्के को 2 बार उछालते हो, एक सिक्के को 2 बार, तो फर्स्ट थ्रो में हेड आने की इवेंट का नाम ए रख लो, और सेकंड थ्रो में हेड आने की इवेंट का नाम क्या रख लो, बी। तो फर्स्ट थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, और सेकंड थ्रो में हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक है, तो पहली इवेंट के घटने होने या ना होने की वजह से इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये ए और बी क्या कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगी। अब ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालते हो, इक्का आने की प्रोबेबिलिटी, इक्का आने की इवेंट, तो इक्का आने की इवेंट क्या हो गया, मान लो ए है, इक्का आने की इवेंट क्या है, ए। तो इक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/52। अब मान लो ताश की 4/52 हो गया। अब वहाँ पे मान लो पत्ता है इक्का का नहीं आया, ठीक है, तो उसको अलग से बाहर कर दिए, फिर दोबारा निकालते हो इक्का, मतलब इक्का निकाल, जैसे मान लो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाले इक्का के उद्देश्य से, पता चला कि वो इक्का नहीं है, तो उसको साइड में रख दिए, ठीक है, अब फिर से एक पत्ता खींचते हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगा 4/51। तो इस इवेंट के होने की वजह से दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क पड़ गया। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो किसी सैंपल स्पेस एस की 2 इवेंट इस प्रकार से हो कि इवेंट ए के होने अथवा ना होने की प्रोबेबिलिटी का प्रभाव इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी पर ना पड़े, तब ए और बी दोनों क्या कहलाएंगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं इस चीज को जो बोल गए। ए, let A and B are two event of sample space yes, if the probability of happening of one event does not depend upon the probability of happening or not happening. Affecting the other then both event A and B are called independent
independent event. In this condition, P of A upon B is equal to P of A and P of B upon A is equal to P of B. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of B इज इक्वल टू P of A एंड यहाँ से क्या मिलेगा? P of टोटल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगा दे रहे हैं तो P of B इंटरसेक्शन A अपॉन P of A ना इज इक्वल टू P of B. तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट क्या आने वाला है? P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B. यहाँ भी वही आने वाला है. B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B. तो यदि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो A इंटरसेक्शन P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A इंटू P of B होता है. सर ये P of A अपॉन B इक्वल टू P of A कैसे हो गया? क्या वो वाला जो ऊपर लिखे हैं ऐसी कंडीशन में ये इसके डेफिनेशन है. P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट रहती हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखना है उस तरीके से बताया तो एक दिन उस बार एक सिक्के 2 बार को उछाला जाता है तो टोटल आउटकम क्या होगा? S इज इक्वल टू AH AHT TH और क्या होगा? TT. ठीक है, तो दोनों बार हेड आने की इवेंट का नाम E मान लो. ठीक है, तो क्या होगा? एक कंडीशन है ना, तो N ऑफ E इज इक्वल टू क्या हुआ? 1. तो P ऑफ E इज इक्वल टू क्या हुआ? N ऑफ E अपॉन N ऑफ S. तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया प्रोबेबिलिटी? N ऑफ S इज इक्वल टू. अब इस तरीके से निकालते हैं कि फर्स्ट थ्रो में हेड आने की इवेंट A है और सेकंड थ्रो में इवेंट हेड आने की इवेंट B है. तो P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2 और सेकंड थ्रो में हेड आने की इवेंट क्या है? B है. तो P ऑफ B इज इक्वल टू भी क्या होगा? 1/2. तो यहाँ पे देखो A इंटरसेक्शन B निकालो तब भी क्या आएगा? दोनों बार हेड आना. A बार पहली थ्रो में हेड आ जाए दोबारा भी हेड आ जाए एंड लगाते हैं ना तो क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2 तो 1 क्या आ गया? 4. तो दोनों कंडीशन से वैल्यू सेम आ रही है. ठीक है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर यदि आती है तो A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं है, इसकी डेफिनेशन टाइप को बता रहे हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A होता है. ठीक है, A इंटरसेक्शन B इस एग्जाम्पल समझ सकते हो कि डायरेक्ट निकालते हैं तब भी 1/4 आता है और P ऑफ A और P ऑफ B अलग अलग निकाल लेते हैं तब भी 1/4 आता है. ठीक है, तो कुछ इवेंट ऐसी होती हैं कि इसके जैसे ये क्वेश्चन को तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको इस तरीके से निकाला नहीं जा सकता तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B. ठीक है, इस प्रकार से वेरीफाइड किया जा सकता है. P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A और P ऑफ B. यदि A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ऐसी कंडीशन में ये डेफिनेशन है इसकी. जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या बोलते हैं? P ऑफ A यूनियन B रहता है तो क्या लिखते हैं? P ऑफ A प्लस P ऑफ B करते हैं ना. यदि A और B दोनों क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, साथ साथ घटित नहीं होती. ठीक है, तो इसके लिए क्या बताए थे? P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B. पर यदि A और B दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तब क्या होगा? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B. ठीक है, आगे ये प्रूफ है BSc 3rd ईयर में है ये तो उसको आप प्रूफ यहाँ बताना उचित नहीं है और उसके लिए जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन पढ़ना जरूरी है तब इसको प्रूव कर. जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि 8वीं क्लास में पाइथागोरस थ्योरम क्यों प्रूव नहीं किया गया था? क्योंकि प्रूव करने के लिए आपको क्या पढ़ना जरूरी था? सिमिलर ट्रायंगल. और सिमिलर ट्रायंगल वहाँ पढ़ाया नहीं गया था इसलिए प्रूव नहीं किया गया है. तो इसको प्रूव करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी आप पढ़े नहीं हो, आगे की बात है. इसलिए सिर्फ जानते भर रहो कि जब A और B दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होगा. ठीक है, अभी तक चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर किताबें है प्रोबेबिलिटी के ठो. ठीक है, पेपर लगता है 3rd पेपर BSc 3rd ईयर में. ठीक है, लिख ले इसको.
तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं कि अब हम आगे देखेंगे, जब ये वेरी इसको निकालेंगे दोनों साइड सेम आ जाएगा तो कहेंगे कि ए और बी दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। यदि नहीं आता है तो नहीं है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे पूछे गए हैं, 4-6 देखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन लिखो, इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 3/5, P ऑफ B इज इक्वल टू 1/5, A and B are independent event, then find P of A intersection B, then find P of A intersection B। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे, गिवन P of A is equal to 3/5, P of B is equal to 1/5 and A and B are independent event। ठीक है, तो टू फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B। फिर क्या लिखोगे, सिंस A and B आर independent event, therefore P of A intersection B is equal to P of A into P of B। जब A और B इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो ऐसी कंडीशन में P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ A है क्या, 1/5, 3/5। अब P ऑफ B क्या है, 1/5, तो 3 क्या हो गया, 25। 3 उसको याद करते हुए रिहन थे लिखा हुआ, जो याद की तो उसको लिखो ना, बिन देखे पढ़ के। जो जल्दी जल्दी इसको पूरा रिवीजन कर लो, शुरू से लास्ट, दूसरा सब्जेक्ट में बढ़ोगे, इसी में लगे रहोगे 4 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ P ऑफ A इज इक्वल टू 1/4, P ऑफ B इज इक्वल टू 1/2, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1/8, देन फाइंड क्या निकालना है, P ऑफ नॉट A एंड नॉट B, ये आपको निकालना है। जैसे आपको बताए थे कि P ऑफ A, आइए पढ़े थे, P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1, इसी को लिखते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1, इसी को लिखते हैं P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1। 3 तरीके से इसको लिखते हैं, P ऑफ A और P ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 1, P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार इज इक्वल टू 1, P ऑफ A प्लस P ऑफ A डैश इज इक्वल टू 1, जबकि A डैश A का कॉम्प्लीमेंट सेट है, A डैश A का कॉम्प्लीमेंट सेट। तो ये लिखो, इनकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। तो चौथा पॉइंट ये है कि डिमॉर्गन्स लॉ से क्या होता है, A B का इंटरसेक्शन, A और B के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है, और A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक सेट A है ये, तो ये पूरा सेट यदि A है तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
ए का कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए, u माइनस ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये पोर्शन ये होगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ का शेष हिस्सा, जानते हो ना, ए का कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर ए का शेष हिस्सा। तो यदि हम ए और ए डैश का यूनियन निकाल दें तो यू आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ए और ए डैश का यूनियन निकाल दें तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। और ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालें तो फाई आएगा, क्या आएगा, फाई। ठीक है, तो ए और ए डैश का इंटरसेक्शन फाई आएगा, इसलिए ए और ए डैश क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ए और ए डैश क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। तो यदि आपको निकालना होगा पी ऑफ ए यूनियन ए डैश, तो क्या होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश होगा कि नहीं होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश। ठीक है, पी ऑफ ए और पी ऑफ ए डैश। ठीक है, अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू तो 1 होता है। पी ऑफ ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। बताए ना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये सब रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, अभी है छोटी बात पर इनकी जरूरत है यदि आप नहीं 11th अच्छे से पढ़े हो तो। यहाँ पे देखो, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये आ गया 3/5, ये वाला निकालना है ना, इसको मिटा देना। तो देखो यहाँ पे सुनो, पी ऑफ ए आपको क्या दिया है, 1/4। तो पी ऑफ ए नॉट ए क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए। तो पी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो क्या होगा, 4 माइनस 1/4, 3/4। ठीक है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/2। तो पी ऑफ नॉट बी क्या होगा बताओ, तो 1 माइनस पी ऑफ बी। तो 1 माइनस 1/2, तो यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, तो पी ऑफ है ये आ गया। अब पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी निकालते हैं, तो क्या है, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 3/4। पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 1/2। तो क्या आएगा, 3/8। अब पी ऑफ ए पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, जानते हो कि नहीं, इट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8 है कि नहीं है। अब पी ऑफ ए पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आ रही है, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1/4। पी ऑफ बी की वैल्यू 1/2। अरे क्या लिख दिए हम, पी ऑफ ए की वैल्यू 1/4 ना है, देखो ना। अब पी ऑफ बी की वैल्यू तो क्या हुआ, 1/8। तो यहाँ पे देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्वेश्चन में 1/8 दी गई है। अब पी ऑफ ए और पी ऑफ बी की वैल्यू क्या दी गई है, 1/8। दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो क्या लिखोगे, हाँ, तो ये 1/8 इज इक्वल टू 1/8। इट मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, इसलिए ए और बी क्या हो गई, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब क्या निकालना है आपको, पी ऑफ नॉट ए एंड पी ऑफ नॉट बी, पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब समझते हो, पी ऑफ ए डैश एंड के लिए इंटरसेक्शन लिखा जाता है, आर के लिए यूनियन लिखा जाता है। अब इसी को क्या लिख सकते हो, तो ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट ही होंगे। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो आप चाहो तो, पी ऑफ ए यूनियन बी का डैश
पी ऑफ ए यूनियन का डैश, डिमॉर्गन्स लॉ से ए यूनियन बी का डैश बराबर क्या होता है, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश बाई डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन, तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी तो आपको पता ही नहीं है, वो निकालना पड़ेगा ना, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस हाँ P हाँ, of A इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी आ गया है ना। अब इसको लिख लेते हैं, तो 1 लिख लो। अब पी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फार्मूला है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये क्या लिख दोगे, 1 माइनस पी ऑफ ए क्या है, बोलो, पी ऑफ ए 1 बाई, और पी ऑफ बी 1 बाई 2, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 बाई 8। तो ये क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, कहाँ समझ में नहीं आया बताओ। ये बोला था कि जैसे हमें पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए डैश है, हाँ, और इनटू पी ऑफ बी डैश कर देंगे तो नहीं आ जाएगा, क्या कर देंगे, पी ऑफ ए डैश इनटू, हाँ ये है कि ये यदि ए इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश, ए और बी यदि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं, तो अलग डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर यदि आप पीछे करनी कॉन्सेप्ट जोड़ना चाहते हो ग्रामी वाला हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा पीछे की जानकारी भी दे दो अपनी कि हम आगे की भी चीज़ जानते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ का भी यूज कर दिए, ठीक है, और आगे का ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी लगा दिए। तो क्या होगा, 4 2 8 का एलसीएम 8, ठीक है। तो 4 दूना 2 होगा, 2 चौको होगा, और ये क्या होगा 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, 5/8। अब ये क्या होगा, 8 माइनस 5/8, 3/8, 3/8। और उस तरीके से निकालोगे तब भी वही आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे थे, ऐसे पूरा बोर्ड भरा कैसे दिखेगा उसमें, हो गया, दिखेगा जो एक लाइन से वीडियो देख रहा होगा तो उसको दिख जाएगा, जो स्किप मारेगा तो नहीं दिखेगा। इसको मिटा देना इतना, इसको आर दूसरे तरीके से भी लिख दें, पी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी, तो क्या होगा, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसको लिख सकते हैं पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। तो पी ऑफ ए डैश क्या है बताओ, निकाले हैं, क्या है, पी ऑफ ए डैश 1/2, 1/2, और पी ऑफ बी डैश, क्या था भाई, 3/4 होगा पी हाँ ऑफ ए 3/4 होना चाहिए, 3/4, ये वाला। हाँ तो क्या वो यार वही आएगा, 3/8 सही, ठीक है सर, सही है। कर दीजिए। 3/8, अपोजिट लिख दिया, पी ऑफ ए डैश होगा 3/4 और पी ऑफ बी डैश होगा 1/2। हाँ, तो 3/4 और 1/2, तो क्या आ गया, क्रम से लिखाना जरूरी है ना, तो आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3/8 आ गया, ठीक है, वही तरीका है। अब यहाँ पे लिखना ये होगा कि यदि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उनका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो यहाँ लिखे देते हैं थोड़ा सा, इफ ए एंड बी आर, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, then A dash and B dash are also independent event. Therefore, P of A dash intersection B dash is equal to P of A dash into P of B dash. P of A dash into P of B dash. लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक ये है एनसीईआरटी का, एज्यूम
A and B are independent event, P of A is equal to 1/2 and P of B. कहाँ जा रहे हो? 7/12 and P of not A or not B is equal to 1/4. तो R A and B independent event are एज्यूम भी करा रहा है फिर पूछ भी रहा है। तो ऐसे कैसे लिखा किताब में? तो हमको सही गलत स्पष्ट किताब दिखाऊं? किताब में यही लिखा है, पता नहीं, दिखा दे। यही लिखा है। पर हो गया, ऐसे लिखो इफ है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, आर टू इवेंट सच दैट, ऐसे लिखो। पी ऑफ ए इज इक्वल टू ये, पी ऑफ बी इज इक्वल टू ये, पी ऑफ ए नॉट, पी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज इक्वल टू 1/4। तो आर ए एंड बी आर A and B independent event, independent event, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या लिखोगे? क्या दिखाना पड़ेगा इसके लिए? इंटरसेक्शन बराबर दिखाना पड़ेगा दोनों का प्रोडक्ट, है ना। सॉल्यूशन में आते हैं। सिंस P ऑफ नॉट A आर नॉट बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 1/4। नॉट का मतलब जानते ना हो, ए डैश, पी ऑफ ए डैश यूनियन, आर का मतलब यूनियन, बी डैश इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हो आप? पी ऑफ, देखिए ए यूनियन, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन बी का होल डैश होता है। ये तो जानते हो ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, होल डैश, ये होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम फिर? हाँ बस अमेरिका जाएगा तो इससे करना पड़ेगा। एक दूसरा रिजल्ट भी याद रखना, P ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 - P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कैसे होगा? वही आ जाएगा, है ना। P आप यहाँ लिख दोगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो आ जाएगा। P यहाँ लिख दोगे, P आप इसके स्थान पे ये लिख दोगे, तो 1 - P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अवे करेगा कि नहीं? हाँ ये तो आ ही जाएगा अपने आप। अभी आ जाएगा उसी। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? नॉट है ये इंटरसेक्शन बी, तो 1 - तो P आप लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख दें पहले 1/4। अब इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 - P ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो 1/4 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा? P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो, तो 4 आएगा। तो 4 - 1 इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये 3/4 इज इक्वल टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको रिजल्ट क्या मिल गया P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का? 1/4 3/4 मिल गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब हम P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी की वैल्यू निकालते हैं। तो P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी, तो P ऑफ ए की वैल्यू क्या है बोलो? 1/2। और P ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 7/12। 7/12। इसको मिटा दें क्या इधर का? अब यहाँ पे क्या है? P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी इज इक्वल टू 7/24। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
we get 3/4 is not equal to 7/24, that is P of A intersection B is not equal to P of A into P of B. It means A and B are not independent event. It means A and B are not independent event. A और B परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं, परतंत्र हैं, अधीन हैं, आश्रित हैं। किसके? एक दूसरे के। ए बी पर बी ए पर। अनीस ये दोनों आपस में। अगला क्वेश्चन देखो, एक A and B, A and B are two event, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। two event given where, जहाँ दिया है क्या, P of A is equal to 1/2, P of B is equal to P of A union B is equal to 3/5, ऐसे लिखा गया है। और P of B is equal to स्मॉल p दिया है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P कब, नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट दी गई है। द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और दूसरा, द इवेंट आर इंडिपेंडेंट, इवेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ठीक है, तो सिंस, तो लिखो नंबर फर्स्ट, व्हेन A and B are mutually exclusive, then P of A union B बराबर P of A प्लस P of B, यही होता है ना, कल पहले दिन बताए थे। तो P of A union B की वैल्यू क्या है, 3/5, P of A क्या है, 1/2, तो P of B P लिख दो, स्मॉल पी। क्या हो गया, पता नहीं, लाई खा के आए हो, नहीं ऐसा तो तिल खाने से, तिल वाला तिल है। खा के नहीं आया मैं। 5 2 5 2 9 10, क्या नहीं खाया, कल तो असर आज ना होगा, पता नहीं, हो सकता है। कल खाओगे तो असर ताजे होगा। ऐसा कोई तो पता नहीं है। 5 दूना 10, तो 3 दूना 6, 2 5 10, P, तो P इज इक्वल टू 1/10, मजा आने वाली चीजें तो मुझे P इज इक्वल टू 1/10 आ गया, ठीक है। अब व्हेन 1/10 कैसे आ सकता है, आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। when A and B are independent event, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B, P of A into P of B, तो P of A intersection B is equal to P of A plus P of B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालोगे कैसे, जानते हो फार्मूला, क्या जानते हो, P ऑफ A प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B का क्या होगा, P of A plus P of B minus P A union B। हाँ, ये आप जानते थे, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू होता था
पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, तो इसको इधर ले आओ। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये माइनस है तो इधर ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, यही ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, पी ऑफ इसके स्थान पे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ठीक है, अब वैल्यू आपको पता है सब कुछ। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है बताओ, 1/2। पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पी इंटर यूनियन की वैल्यू 3/5। पी ऑफ ए की वैल्यू 1/2। पी ऑफ बी की वैल्यू पी। ठीक है, अब क्या लिख दोगे इसको, ये पी को 1/2 पी इधर ले आओ, उधर ले जाओ बाकी को, पी माइनस p/2 3/5 माइनस 1/2। ठीक है, तो इसके नीचे एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो 2p माइनस पी। 5 2 का एलसीएम 10। ठीक है, 10 को 5 दूना 3 दूना 6, 2 पंचे 10। 2p से एक p निकल गया, क्या बचेगा, p/2। ये क्या आएगा 1/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10p इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 2/10। 2 1 जा 2, 5 जा, तो p इज इक्वल टू 1/5। लिख ले। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड देखो पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है 0.3, पी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.4। देन फाइंड नंबर फर्स्ट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा पी ऑफ ए यूनियन बी, तीसरा पी ऑफ A/B, और चौथा पी ऑफ B/A। दोनों का कंबाइन क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है इसमें और इंडिपेंडेंट इवेंट भी है। ठीक है, इनको इंड हो गया क्या मेरा, तो क्या करोगे अब पहले, सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देयरफॉर पी ऑफ ए इंडिपेंडेंट है, इसके ये मतलब तो थोड़ी, ये मतलब थोड़ी होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नहीं है तो कहाँ बोल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है तो इसलिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा, ये कहना चाहते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा हो भी सकता है कि अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो या ना हो, लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना कि अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई जरूरी नहीं है इसके लिए कोई। तो यहाँ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए और पी ऑफ बी। पी ऑफ ए के स्थान पे क्या लिख दें, हैं 0.3, पी ऑफ बी के स्थान पे 0.4, 4 3 12, तो क्या आएगा
0.12 1.2 ना कर देना धोखे से नहीं तो इससे अधिक बड़ी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी इससे अधिक होती ही नहीं है। तो ये पहला का आंसर आ गया। दूसरा देखो, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A क्या है 0.3, P ऑफ B क्या है 0.4, P ऑफ A इंटरसेक्शन 0.12 और ये क्या होगा 0.7 0.70 से सब्ट्रैक्ट कर दो 0.12 तो क्या होगा 0.58। ये आ गया सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, P ऑफ A अपॉन B मीन्स P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल ही चुके हो 0.12 और P ऑफ B क्या है 0.3 तो ये क्या होगा 12/100 10/3 P ऑफ B 0.4 है तो क्या लिख दें इसको 4/10/4 4 3 12 0 0 कट गया 3/10 आंसर यही। अब P ऑफ क्या निकाल लोगे B अपॉन A, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या है 12/100 गुणे 10/3 3 चौक 12 4/10 2/5 आगे करिए आ जाएगा। अब इन पर स्पेशल टाइप क्वेश्चन बताएंगे कैसे कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट पर। सब अच्छे से ट्रेनिंग खाना पीना बनाना पड़ेगा, सब कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, अकेले बेचारा समझा कर।